चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है विषय गणित और जेएनवी मॉडल पेपर सेट टी। तो आज के इस वीडियो में यानी आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं 20 प्रश्नों को इस सेट का हल करके बताने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न लिखा है, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक आता है। तो देखो, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं पहले तो पहला विषम अभाज्य 3 है, फिर 5 है, उसके बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है। याद रखना, प्रथम 5 विषम अभाज्य लिखा है, विषम तो 3 से शुरू होगा। तो 3, 5, 7, 11, 13 ये प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्या है। अब गुणनफल में इकाई का अंक आता है लिखा है, तो इनको आपस में इस तरह जब गुणा करोगे और इकाई का अंक प्राप्त करना है तो केवल इकाई का गुणा करना है आपस में। कैसे करेंगे देखो, 3 एक कम 3, 3 आया इकाई में, लिख लिए। फिर इस 3 का गुणा अगला संख्या से, 3 सत्ते 21, तो 21 के इकाई का अंक लिखना है। तो 1 होगा 21 का। अब इस 1 का गुणा अगला संख्या से, तो 1 पंचे 5, 5 आया, 5 का गुणा 3 से, 5 दिया 15, तो 15 लिखेंगे तो इकाई में क्या आया 5। तो ये 5 ही बच्चों इसका उत्तर है, ऑप्शन ए में देखो दिया हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये प्रश्न काफी कंफ्यूजन है ना, बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न हम लोग, अगर तुम लोग ऐसे कर लिए होते, मान लो 5 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करके ऐसे मान लो लिख लिए होते 2, 3, 5, 7, 11, तब उत्तर 0 आता, इकाई का अंक 0 आता। क्यों? क्योंकि इसमें 5 और 2 है ना, तो 5 दूनी 10 होता है, और 10 का गुणा किसी भी संख्या से करो इकाई में 0 आना निश्चित है। तो अगर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई में क्या आएगा कहेगा, या प्रथम 5 तो क्या प्रथम 3 से लेकर आगे जितना भी, प्रथम 3, प्रथम 5, प्रथम 7, प्रथम 20, प्रथम 100, तो प्रथम 3 से आगे जितने भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की इकाई का अंक पूछे तो 0 आता है। लेकिन ये प्रश्न कठिन कर दिया गया है प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। तो विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में पूछेगा तो तुमको ऐसे इकाई के अंकों का आपस में गुणा करके देखना ही है, तभी पता चलेगा। क्लियर? अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए पर गोला लगाया होगा टेस्ट देते समय, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, एक टैंक की धारिता, एक टैंक की धारिता 165 लीटर है, इसका 2/5 भाग भरा हुआ है। यदि टैंक से 55 लीटर पानी और निकाल लिया जाए तो टैंक को पूरा भरने के लिए कितने और पानी की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो देखो, ठीक है, पहले तो देखो धारिता, धारिता कितना लिखा है 165 लीटर। अब लिखा है इसका 2/5 भाग भरा है, तो कितना लीटर भरा है, इसका मतलब क्या हुआ,
टंकी का। तो टंकी में आता है 165 लीटर, तो इसी 165 लीटर का 2/5 क्या है, भरा है। तो 2/5 निकाले भाई 165 का। 5 एक कम 5, 5 तिया 15, बचेगा एक तो बन गया 15, 5 तिया 15। इस तरह 33 गुणित 2 यानी हो गया 66 लीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। धारिता है 165 लीटर। अब लिखा है इसका 2/5 भाग भरा है, यानी वो टंकी का, और टंकी में आता है 165 लीटर लिखा है, तो 165 का 2/5 करेंगे। का 2/5 मैंने गुणा 2/5, तो हमको मिला 66 लीटर। तो इतना ही भरा है बच्चों। अब लिखा है इस टैंक से 55 लीटर पानी और निकाल लिया गया। तो निकाल लेना माने घटाना। तो 66 लीटर तो भरा था, उसमें से भी 55 लीटर को निकाल लिए, माने घटा देंगे 66 पे 55। तो क्या बचा, 11 लीटर। अब फिर बचा है उसमें, 66 लीटर भरा था, 55 लीटर निकाल लिए, तो 11 लीटर बचा ना। अब क्या कह रहा है, तो टैंक को पूरा भरने के लिए और कितना पानी चाहिए। तो भैया सिंपल सा 11 लीटर है। अब उसमें टंकी में 165 लीटर पानी में भरता है, उसकी धारिता है। तो 11 लीटर है, उसको क्या करेंगे जी, घटाएंगे। तो कितना आया देखो, 154 लीटर। तो 154 लीटर पानी और डालना पड़ेगा उसमें, यानी 154 लीटर पानी और भरेंगे, तब जाके वो टंकी भरेगा। ऑप्शन बी में देखो बच्चों उत्तर लिखा हुआ है। क्लियर। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो धारिता दिया है उसी के साथ गुणा करना है, कितना भाग भरा है उसको। तो कितना लीटर पानी है उसमें वो पता चल जाता है। अब उसमें से निकालेंगे तो घटाएंगे, निकालना मतलब घटाना। अब घटाने के बाद जो मिलेगा उससे कुल धारिता में से घटाओगे तो पता चलता है कि और कितना लीटर पानी भरना पड़ेगा। क्लियर। आशा है समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा दंड आलेख से संबंधित प्रश्न। चलो इसको मैं कोने में इधर खिसका देता हूं। अब ध्यान से देखो, एक विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में होने वाले दाखिले की संख्या दंड आरेख में दर्शाई गई है। ये दंड आरेख है, एक कक्षा है इधर, इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यालय में कुल कितने दाखिले हुए। कुल कितने दाखिले हुए माने क्या है, जोड़ना है। तो चलो कक्षा 1 को देखो कितना है, कक्षा 1 में देखो 98 लिखा है, 98 लिख लिए रे भैया। कक्षा 2 में देखो 60 लिखा है, 60 लिख लो। कक्षा 3 80 के बराबर में है स्तंभ। कक्षा 4 का देखो 120 लिखा है। कक्षा 5 में देखो ये 40 के सीधा में है। बस कुल जानना है तो जोड़ना है, जोड़ने वाला प्रश्न तो सरल है भैया। चलो जोड़ लेते हैं। ये 98 की 8 की 8, 9 6 15, 15 8 23, 23 2 25, 25 4 29, हासिल 2, 2 1 3, 398 आया। ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ। बहुत ही सरल प्रश्न था, केवल और केवल सभी कक्षाओं के स्तंभ को देखना था, वो किसके ऊंचाई के बराबर है, इधर से संख्या लेना था और उन संख्याओं को केवल जोड़ना था। क्लियर। आशा समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न भी बहुत सरल है। कैसे, एक कोण 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम है, वह है।
तो तुम लोगों को बताए हैं रे भैया 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो तो वह कहलाता है अधिक कोण। क्या कोण कहलाता है? अधिक कोण। ऑप्शन सी में देखो दिया हुआ है, यही इसका उत्तर है। ठीक, सम कोण का लिख देता हूं मैं। सम कोण होता है 90 अंश का, सबको पता होगा। प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक होना चाहिए और 360 अंश से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो वो कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से क्या होता है? वो कम होता है। हो गया? सुबह सुबह ठंड में छींक आता है। अधिक कोण के बारे में बता दिया, 90 अंश से अधिक, 180 से कम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न है बच्चों, देखो ध्यान से। लिखा है 1/2 धन 1/25 धन 1/125 और धन 1/500 का दशमलव समतुल्य है, ऐसा लिखा है। तो भैया इसको जोड़ना है तो कोष्टक में तो जोड़ो। तो लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम हो गया बच्चों 2, 25, 125 और 500 का 500। अब हर को समान करना है तो इसको 500 बनाएंगे, 2 को तो 250 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह ऊपर भी 250 से गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा। 25 को 500 बनाओगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 20 से गुणा करना पड़ेगा। 25 दूनी 25 शून्य शून्य, 25 दूनी 50, तो ये 20 से, तो यहां आ जाएगा 20। 125 से 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा 500। 500 का तो एक ही आएगा। अब बस जोड़ो भाई इसको, कितना होगा? तो 250 और 20, 4, 24, 25, तो ये 25 हो गया, तो 275 हो गया है। 275 बटे 500। अब बस इसी को तुमको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करें? चलो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां से, ये मिट गया। अब ये 275 बटे 500 को हल करना है ना, तो थोड़ा सरल कर लो। सरल कैसे भाई? 25 से तो भाग जाएगा, तो छोटा भिन्न बना लेते हैं, सरल भिन्न बना लेते हैं। तो 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य, 25 से कम 25 बचेगा, 27 में 2, फिर 25 से कम 25। अब नहीं सरल हो सकता, तो अब 11 को 20 से भाग करो, तो 20 शून्य शून्य जाएगा, तो 11 फिर बच गया। अब दशमलव लगाएंगे, उतारेंगे शून्य, तो 20 पंचे 100, बचेगा 10। अब दशमलव के बाद 5 किस में है जी? केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। 0.5 केवल ऑप्शन सी में है, तो और हल करके देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.5 तो एक ऑप्शन में है ना, ये आना निश्चित है। ठीक, और हल भी करोगे तो देखो दशमलव लग चुका है, तो एक शून्य फिर उतरेगा, तो 20 पंचे 100 नहीं आ गया, कट गया। यही आंसर है, ऑप्शन सी बच्चों उत्तर। क्या किया हमने पहले ये जान लो। क्या किया हमने पहले? जो भी भिन्न दिया था 1/2 धन 1/25 धन 1/125 धन 1/500, तो इसका लघुत्तम निकाला, 500 लघुत्तम आया। हर को समान करते हैं जी, तो सबको 500 बनाएंगे, तो 2 को 500 बनाना है तो ये 250 से गुणा करना पड़ेगा। 25 को 500 बनाना है तो 20 से,
125 को 500 बनाना है तो 4 से, अब 500 तो 500 ही है तो 1 से गुणा करेंगे 500 बने। इस तरह हमको मिला 275/500। इसी को हल किए तो उत्तर आया 0.55। ठीक, चलो घंटी वाला प्रश्न तो बहुत बनाए हो तुम लोग, बहुत घंटी बजाए हो, तो जान ही गए होगे कि 3 घंटियां लिखा है 15, 20, 25 मिनट। तो क्या करते हैं जी, सबसे पहला काम है इसका लघुत्तम निकालना। तो इस तरह निकाल सकते हो। ठीक, तो देखो 2 से तो जाएगा 2 दहम 20, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे, अब 2 से कोई संख्या नहीं जाएगा तो बाकी जो नहीं जा रहा था उसको भी उतार लो। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 पंचे 15, अब बाकी तो 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से जाएगा तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 पंचे, फिर 5 एक कम 5, सब बन गया भागफल 1 हो गया। बचा क्या, तो 2 गुणित 2 और गुणित 3 गुणित, तो इस तरह 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 दहम 100 और ये 3 कितना हो गया, 10 गुणित 10 गुणित 3 यानी हो गया 300। तो इस तरह बच्चों हमको 15, 20, 25 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त मिला 300। अब ये 15, 20, 25 क्या है जी, मिनट है, तो ये भी मिनटे है। मिनट का लघुत्तम निकालोगे तो मिनटे तो मिलेगा। तो 300 मिनट मिल गया। और जब भी 60 से अधिक मिनट होता है तो हम उसको घंटा बनाते हैं। तो 60 से भाग करेंगे तो घंटा बनेगा, 0 0 कर गया, 6 पंचे 30, यानी बन गया ये 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। 300 मिनट को 60 से भाग किए तो घंटा बन गया वो 5 घंटे। बस अब ये जो समय दिया है ना 10:30, इसी में हमको घंटे को जोड़ना है। 5 घंटे आया है उत्तर, तो इसमें घंटा 10 है तो 10 पे 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 15:30। अब 15 कब बजता है, 12 के बाजे तो 15 बजेगा। तो 15 में तुमको क्या करना है, 12 घटाना है पता चलेगा। तो ये हो गया 3:03। तो 3:30 दोपहर में बजता है। तो ये ऑप्शन ए 3:30 दोपहर वाला बिल्कुल सही उत्तर है। वैसे भी 3:03 और कहीं नहीं लिखा है, इसी में लिखा है। ठीक है, तो अगर मान लो वो प्रातः भी लिखा रहता तो वहां फिर कठिन हो जाता, कहीं शुरू में लिख देता 3:30 प्रातः। तो यहां समझना है उत्तर अगर 12 से ज्यादा आया है, 12 से ज्यादा आया है मतलब वो दोपहर का है। अब यही 10 बजे मान लो पीएम का रहा था, पीएम का रहा था, तो उत्तर तब उत्तर वो सुबह का आता। तो यहाँ प्रातः का है तो 12 से ज्यादा उत्तर आया तो दोपहर का वो उत्तर होता है। 12 से ज्यादा है तो दोपहर। मान लो वही रात का 10 बजे रहता और उसमें कहीं 5 जोड़ना पड़ता तो वो फिर वो सुबह का हो जाता बच्चों। ठीक, क्योंकि वो रात के 12 बजे को क्रॉस करता ना। ठीक है, तो इस तरह क्या उत्तर मिला, दोपहर 3:30। तो इसका मुख्य चीज को केवल समझे रहो क्या, कि जो भी घंटी बजने का और लाइट जलने का प्रश्न आता है ना, तो उसका निकालो कि सीधा सीधा एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त निकाले, लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद क्या करो, उसको 60 से ज्यादा आ जाए, मिनट है तो घंटा बनाओ, सेकेंड है तो मिनट बनाओ। जैसे ही उसको फिर हम क्या किए जी, घंटा बना लिए तो घंटा मिला तो घंटे में जोड़ो, जो प्रश्न में समय दिया रहेगा, प्रश्न में जो समय दिया रहेगा उसके घंटे में जोड़ो। अगर 12 से ज्यादा उत्तर आया तो उसको घटाओ। तो इस तरह जो भी मिलेगा फिर
वही उसका समय होता है। अब बाकी सुबह दोपहर शाम को थोड़ा देख लो, 12 से ज्यादा है तो पहले जो समय रहेगा, सुबह था तो दोपहर हो जाएगा, रात है तो 12 से ज्यादा उत्तर आए तो वो सुबह हो जाता है। क्लियर? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना भाई। निम्न को सरल करने पर प्राप्त होता है। अब सरल करते हैं जी, सिंपल सा है। देखो ऐसे प्रश्न को सरल करना है तो रफ कार्य करना है तो सबसे पहला बोडमास का नियम देखो, छोटे को तो हल करना है, उसी को लिखो केवल, बाकी बाद में लिखेंगे। तो 1/6 धन 5/3 को हमको हल करना है पहले। तो जो पहले हल करना है उसी को केवल लिखते जाओ, उससे जो मिलेगा उसके साथ अगला कोष्टक करते जाएंगे। तो लघुत्तम 6, इसको 6 बनाओगे 2 से गुणा होगा ना, तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो इस ये तो 6 का 6 है तो 1 ही रहेगा। लघुत्तम के बराबर हर में हो तो उसके ऊपर को लिखते हैं। अब ये 5 दूनी 10, इस तरह मिल गया 10 से 11 यानी 11/6 मिला हमें, 11/6। अब 11/6 छोटा कोष्टक खुल गया, छोटा कोष्टक के बाहर देखो क्या लिखा है, ऋण, और ऋण के बगल में क्या लिखा है, 10/3। अब इसको हल करेंगे तो फिर वही लघुत्तम 6 आया, तो इसको 6 बनाओगे तो फिर 2 से गुणा करोगे ना, तो ये हो गया 10 दूनी 20। अब ये 11 का 11 तो 20, 9/6। चलो ध्यान से देखो, जब इस तरह कोई भिन्न मिले जिसको सरल किया जा सकता है तो सरल कर लेना, आगे जाके वो सरल होता है थोड़ा प्रश्न बनाना। तो इस तरह हमको मिला 9/6, सरल किए तो 3/2 मिल गया। अब इस तरह मंझला कोष्टक हल करने के बाद मिला हमको 3/2। अब मंझला कोष्टक के बाहर क्या है देखो, धन चिन्ह है, फिर 7/2 लिखा है, फिर क्या लिखा है, ऋण 10/2 लिखा है। अब इसको हल करना बहुत सरल, क्यों? क्योंकि सब में हर समान है, 2 ही 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे। अब 10 ऋण 7 धन 3 जी, हर समान हो तो अंशों को आपस में ऋण चिन्ह है तो ऋण करके घटाएंगे, धन है तो जोड़ेंगे। अब यहां देखो 10 धनात्मक संख्या है, 3 धनात्मक संख्या है, तो 10 3 तो 13 हो गया। अब 13 में 7 घटाएंगे क्योंकि 7 ऋण है, तो 13 में 7 घटाएंगे क्या आएगा, 6, और नीचे क्या है, 2। अब इसको भी तुम सरल कर सकते हो, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, इस तरह मिल गया 3। अब बड़ा कोष्टक हल हो गए, यहां तक बड़ा कोष्टक था, तो बड़ा कोष्टक से क्या मिला हमको, 3 मिला। अब बड़ा कोष्टक के बाहर क्या है देखो, तो गुणा का चिन्ह है और 4/5 है। और गुणा भिन्न का कैसे करते हैं, अंश का अंश से करते हैं, तो इस तरह क्या होगा, 4 तिया 12, अब 12/5। अब 12/5 मिला, उसको मिश्र भिन्न भी दिया है, तो मिश्र भिन्न दिया है तो उसको मिश्र भिन्न बना लेते हैं। तो 12/5 माने क्या हुआ, 12 को 5 से भाग करना है, तो 5 दूनी 10 बचा 2, तो 2 सही हो गया, जो भागफल है वो। शेष फल को लिखते हैं अंश में 2 नीचे, और ये भाजक नीचे आता है, तो 2 सही 2/5 ऑप्शन ए में देखो दिया है। सिंपल है। क्या करते गए, बोडमास का नियम और सरल करने वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, पूरा धैर्य के साथ करो, धीरज होना बहुत जरूरी है इसमें। हड़बड़ी में पूरा गड़बड़ी हो जाता है, समझ रहे हो, हड़बड़ी किए अगर सरल करने वाला प्रश्न में तो पूरा गड़बड़ी होगा। इसलिए ध्यान से, बोडमास का नियम कहता है छोटा कोष्टक के अंदर जो भी हो पहले हल करो। तो हमने पहले छोटे कोष्टक के अंदर था 1/6 धन 5/3, देखो यहाँ पहले उसको हल किया तो हमको मिला क्या, 11/6। अब 11/6 के साथ हमको मंझला कोष्टक का 10/3 हल करना था, तो यहाँ पर देखो उसको हल किया तो क्या मिला, 9/6। 9/6 को सरल किया तो मिला 3/2। अब 3/2 निकला मंझला कोष्टक से बाहर,
तो उसको मिला धन 7/2, उसके बगल में ऋण फिर 10/2, जिसको यहाँ हल किया देखो तो इसको हल करके मिला 6/2। अब 6/2 को सरल किए यानी 6 को 2 से भाग किए तो मिला 3। अब 3 बाहर निकला बड़ा कोष्टक से तो उससे उसको मिला 4/5 गुणा के रूप में। अब 3 का 4/5 से गुणा किए तो मिला 12/5। अब 12/5 को जब मिश्र भिन्न में बदले तो मिला हमको 2 सही 2/5, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही इसका आंसर है बच्चों। चलो अब ये प्रश्न देखते हैं जी। एक व्यक्ति एक रेफ्रिजरेटर को 11,025 रुपया में खरीदता है तथा उसे कुछ रुपये इसके भाड़े पर खर्च हो जाते हैं। वह इसे 700 रुपये की हानि पर 10,825 रुपये में बेच देता है तो भाड़े का खर्च है। ये जब भी भाड़ा किराया रिपेयर वाला आएगा तो मैं तुम लोगों को एक चीज बताया था कि खरीदी मूल्य प्लस भाड़ा, अगर भाड़ा में खर्चा हुआ है तो भाड़ा को जोड़ दोगे तब मिलता है बच्चों क्रय मूल्य। भाड़ा वाला प्रश्न हुआ, रिपेयर वाला हुआ, इसमें जब तक तुम उसको जोड़ोगे नहीं खरीदी मूल्य में तब तक क्रय मूल्य नहीं बनता। क्लियर? इस चीज को जानते रहो। अब देखो खरीदी मूल्य पता है हमको 11,025 रुपया, भाड़ा पता नहीं है, कुछ रुपये इसके भाड़े पे खर्च किया। अब भाड़ा ही पूछा है, अब क्रय मूल्य भी अभी पता नहीं है, तो क्रय मूल्य जानना है। तो जो जानना है, जो दिया है उसी में से निकलता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों, ये देखो कितना में बेचा, कितना हानि हुआ। तो जब भी हानि में बेचते हैं तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो कितना में बेचा था? 10,825 रुपया में बेचा तो उसको 700 रुपये की हानि हुई। तो जितने में बेचा और हानि हुआ उसको जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि वो कितने में खरीदा था। तो जोड़ो रे भैया, तो 10 और 825 तो 700 जोड़ देंगे 800 में तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी ये हो जाएगा 11,000 और ये हो जाएगा 525। ये ऐसे जोड़ सकते हो। 10,825 में 700 जोड़ोगे तो देखो ये तो 25 हुआ, 8 7 15, ये 11 बना ना, तो 11,525 रुपया क्या मिल गया? क्रय मूल्य मिल गया तुमको। क्रय मूल्य कहाँ से मिला? हमको जो प्रश्न में दिया है विक्रय मूल्य और हानि दिया है ना, तो विक्रय मूल्य हानि को जोड़ते हैं तब तो क्रय मूल्य मिलता है जी। अब क्रय मूल्य मिल गया तो आराम से निकाल सकते हो। कैसे? क्रय मूल्य तुमको मिल गया तो क्रय मूल्य की जगह मान लो लिखोगे ये 11,525। तो भाड़ा जानना है, भाड़ा जानना है तो भाड़ा जानना है तो खरीदी मूल्य को उधर पक्षांतर नहीं करेंगे। पक्षांतर के नियम से जिसका मान जानना रहता है उसको उधर पक्षांतर कर देते हैं, बराबर चिन्ह एक दूसरे तरफ, तो भाड़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से भाड़ा बराबर क्या हुआ? तो भाड़ा बराबर क्रय मूल्य में से बच्चों खरीदी मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, तो भाड़ा मिल जाता है तो क्रय मूल्य कितना है? 11,525। खरीदा कितना में था? तो 10 नहीं, खरीदा कितना में था? 11,025। तो 11,525 में से 11,025 घटाएंगे तो दिख तो रहा है 500 रुपया उसका क्या है? भाड़ा है। आ गया उत्तर, ऑप्शन डी में देखो दिया है। क्लियर? ऐसे हल करना था, काफी घुमावदार था। क्यों घुमावदार था? क्यों घुमावदार था जानते हो? दरअसल
यहाँ ना खरीदी मूल्य और क्रय मूल्य को ज्यादातर बच्चे समान मानते हैं। ये मैं लाभ हानि वाला प्रश्न में बार बार बताया हूं कि खरीदी मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर होता है कब, जब उसमें भाड़ा और किराया शब्द भी आया हो तब, नहीं तो खरीदी मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर भाड़ा शब्द आ गया, रिपेयर वगैरह करवाया उसको, तो वो उसमें जुड़ के क्रय मूल्य बनेगा। तो ये अंतर को समझना है। अब क्रय मूल्य हमेशा अगर हानि दिया है तो विक्रय मूल्य हानि को जोड़ देते हैं तो मिलता है। अगर लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाने पर क्रय मूल्य मिलता है। तो ये चीज आप लोग को याद रहेगा तो ऐसे प्रश्न आसानी से बना सकते हो। समझ आए? ठीक है, तो ऐसे बनाना रहता है भाई। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला। देखो प्रश्न, यदि 80 सही 6/5 लंबाई की एक छड़ को 11 सही 3/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होगी? जब भी किसी भी वस्तु को, किसी भी संख्या को एक बराबर भाग में बांटा जाए, कम किया जाए, काटा जाए लिखा, वास्तव में वो भाग का प्रश्न है। जैसे मैं कहूं 10 में से 2 को, या कोई मान लो बच्चों 10 मीटर एक सरिया है, अब इसको 2-2 मीटर लंबा काटना है बराबर। तो 2-2 मीटर लंबा काटना है तो इस तरह से बराबर बराबर काटेंगे ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, काट काट के निकाल रहा हूं। तो एक बराबर किसी संख्या से कोई संख्या निकालना, घटाना, वही कहलाता है भाग। समझ रहे हो? तो कोई भी संख्या हो या कोई भी इबारती प्रश्न दिया हो इस तरह से, तो उसमें से कितना बार काटा जा सकता है, बराबर बराबर टुकड़ा काटने की बात आएगा, बराबर बराबर पैकेट बनाने की बात आएगा, बराबर बराबर किसी में डब्बा में भरने की आएगा, कोई लिक्विड चीज। समझ जाओ भाग का प्रश्न। ठीक, तो यहाँ वही भाग का प्रश्न है और सरल है और क्या है। तो क्या लिखा है, 80 सही 6/5 को भाग करना है बच्चों 11 सही 3/5 से। कैसे करेंगे? मिश्र भिन्न दिया है, मिश्र भिन्न को पहला काम विषम भिन्न बनाना। तो 80 पंचे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 यानी 400। अब ये 6, तो 406 हो गया। कैसे देख लो भाई, 80 पंचे 400 होता है कि नहीं? 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40 हुआ ना 400। तो अंश को जोड़ते हैं, तो 400 में 6 जोड़े 406 हो गया बटे 5, भागित 11 पचे 55, 55 3 58, 58/5 आ गया। अब इससे सरल प्रश्न लोगे और कहीं? क्यों सरल है? अरे भैया हर समान है, तो हर समान, सॉरी सॉरी मेरा भी दिमाग कभी कभी खराब हो जाता। अब देखो भाग का प्रश्न विषम भिन्न है, भाग का प्रश्न है, तो क्या करते हैं जी? पहला काम क्या करना है, भाग को गुणा बनाओ रे भैया। गुणा बनाने के बाद भाग चिन्ह के बाद वाला भिन्न को उल्टा कर दो, तो 58/5 था, 5/58 हो जाएगा। और जब भी गुणा हो जाए भिन्न का, तो ऊपर नीचे देखो कोई एक जैसा है तो काट दो, 5-5 है ना। अब इसको सरल करो, क्या मिला? 406/58 मिला। तो 2 का तो पहाड़ा आता ही होगा, सरल करते जाओ। 2 दूनी 4, 5 में 1 बचा, ये बन गया 18, 2 निया 18, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 तिया 6। क्या मिला? 203/29। तो 203 को अब 29 से भाग करना है। यहां कैसे उत्तर जानेंगे? 9 का कितना बार पहाड़ा पढ़े तो ये इकाई में 3 आता है, वही देखना है।
तो ये ऑप्शन को देखो, 9 सत्ते 63, 7 से गुणा करूं 29 का तो 9 सत्ते 63 यानी इकाई में 3 आएगा। 6 से करूं तो 9 छक्का 54 इकाई में 4 आएगा। 8 से करूं तो 9 अट्ठे 72 इकाई में 2 आएगा। 5 से करूं तो 9 पंचे 45 इकाई में 5 आएगा। तो 3 केवल इसी में आ रहा है, इसका मतलब 7 बार पढ़ा पढ़ोगे तो आ जाएगा। देख लो, ये 7 नियत 63 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 26 आ गया। तो इस तरह बच्चों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कुल 7 क्षण काटा जा सकता है। 80 सही 6/5 में से 11 सही 3/5 भाग का, यानी इतना इतना माप का 7 क्षण काट सकते हैं। तो जब भी बराबर टुकड़ों में काटने वाला प्रश्न आए तो समझ जाओ भाग का प्रश्न। तो पहले जो क्षण दिया है जो भी, उसको कितना कितना लंबाई का काट रहे हैं उससे भाग करो। भाग करना तो जान रहे हो, भिन्नों का गुणा में बदल के करते हैं। गुणा में बदलते हैं तो ऊपर नीचे कट रहा हो तो कटा देते हैं, लास्ट में भाग करते हैं बस। चलो, ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। संख्या 25 में से उसके व्युत्क्रम को घटाने पर प्राप्त होता है। 25 में से उसके व्युत्क्रम, तो ये हो गया 25, इसमें से घटाएंगे व्युत्क्रम, यानी देखो 25 को व्युत्क्रम, 25 को भिन्न के रूप में लिखोगे तो क्या लिखाएगा? 25/1 लिख सकते हो। किसी भी पूर्णांक संख्या को बटे 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 25 को मैं लिख सकता हूं 25/1। अब व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो। तो 25/1 को उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/25। तो इस तरह बच्चों 25 का व्युत्क्रम हो गया 1/25। अब इसी को आपस में घटाने के लिए कह रहा है। 25 में से उसके व्युत्क्रम को घटाने पर प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। अब घटाओ रे भैया, तो 25 को 25/1 लिख लो, तो ये लघुत्तम आ गया 25। अब इसका 25 बनाने के लिए 25 से गुणा करोगे तो अंश से भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 हम कितना होता है? 625, जान रहे हो 25 का वर्ग संख्या 625, और इसका तो एक ही आएगा। तो 625 में से एक गया 624, नीचे में क्या है? 25। अब मिश्र भिन्न दिया है तो मिश्र भिन्न बनाओ रे भैया। 625 को 25 से भाग करो तो 25 दूनी 50 बचा 12 उतारेंगे, क्या ये 24 है जी? गलती कर डालता हूं मैं भी। तो 24, तो 25 पंचे हो जाता तो नहीं जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 25 चौक 100 बचा 24। इस तरह क्या मिला, अलग कलर में लिख देता हूँ। 24 सही, शेषफल क्या मिला? 24, भाजक क्या है? 25। अब तो सरल नहीं हो सकता ना। 24 सही 24/25 ऑप्शन बी में दिया है। यही इसका उत्तर है। शुरू से देख लो, 25 में से एक उसके व्युत्क्रम को घटाने पर प्राप्त होता है लिखा है। तो 25 में से 25 का व्युत्क्रम होता है बच्चों 1/25, उल्टा करना है। तो लघुत्तम आएगा भाई, भिन्नों के घटाने का नियम से हल करेंगे। 25 का हर नहीं है तो 1 लिख सकते हो। तो इस तरह 25 लघुत्तम, इसको 25 बनाने के चक्कर में उसको 25 से गुणा किया तो 25 हम 625 में से 1 घटा 624 आया। 624 को 25 से भाग किया तो भागफल 24, शेषफल 24, भाजक तो 25 है। तो इस तरह 24 सही 24/25 आंसर। चलो देखो ये प्रश्न, 51 निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर नहीं है कह रहा है। तो पहले भिन्न की एक अवधारणा जानते रहो। कोई भी भिन्न में अंश की संख्या और हर की संख्या बराबर हो तो वो 1 के बराबर होता है। अगर अंश की संख्या और हर की संख्या आपस में बराबर नहीं है
तो वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ये सिद्धांत जानना जरूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्या बताया मैंने? किसी भी भिन्न में अंश और हर की संख्या एक बराबर है, चाहे कोई भी संख्या हो। मान लो 125 है तो नीचे भी 125 है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं, क्योंकि आपस में कट जाएगा ना जी। या 125 को 125 से भाग देंगे तो एक ही तो आएगा भाग। तो अंश हर की संख्या समान हो तो 1 आता है, और अंश हर की संख्या समान ना हो तो ये 1 के बराबर नहीं होता। बस इसी नियम के आधार पे इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। चलो देखते हैं ऑप्शन पहला को। तो 2.3 लिखा है, अब 15 गुणित 0.5 लिखा है। क्या इसका आंसर बराबर आता है? देखें तो 25 या 75, दशमलव एक अंक के आगे है तो 7.5 बनाए। 15 पछे 75, दशमलव एक अंक के आगे है, ये भी देखो। तो ऊपर नीचे 7.5 7.5 लिखा है, मतलब 1 के बराबर है। हमको 1 के बराबर नहीं है वो ढूंढना है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब इसमें जो मेन उत्तर है उसको बता देता हूं, बाकी तुम लोग करके देखते रहना। डी को देखो, 0.03 गुणित 2.5 लिखा है। अब नीचे क्या लिखा है? 1.5 गुणित 0.5। हल करो। दशमलव वाली संख्या को हल करते समय दशमलव को देखना नहीं है, तो ये नहीं देखेंगे तो 3 है या 25 है तो 25 या 75। ऊपर देखो 2 अंक दशमलव बाद है, यहाँ 1 अंक है, तो कुल मिलाकर 3 अंकों के आगे दशमलव लगेगा, तो ये ऐसे बने 0.075 उत्तर आया। ऊपर को हल किए, नीचे का हल करेंगे तो ये 15 है, ये 5 है, 15 पचे 75, दशमलव 2 अंक के आगे, क्योंकि यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है। अब देखो ऊपर नीचे अलग आ गया, ऊपर 0.075 है जबकि नीचे 0.75 है, तो आंसर में अंतर है, इसका मतलब ये 1 के बराबर नहीं है, और यही इसका उत्तर है। बाकी ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी हल करके देख लो बच्चों। ऊपर और नीचे का गुणा करने के बाद समान संख्या मिलता है, और समान संख्या मिलेगा तो बताया हूं वो तो 1 के बराबर है। हमको 1 के बराबर नहीं है वो ऑप्शन ढूंढना था। क्लियर? माइक मत चालू करो बिना मतलब का। खुद तो मतलब गाली खाते हो, दूसरों को भी समस्या में डालते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो जुड़ाव बना रहता है पढ़ते समय वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो माइक को छूना ही नहीं है अभी, जितना भी पूछना पाछना है ना पूरा कंप्लीट होने दो। तुम प्रश्न नोट करके रखो, उसके बाद पूछना कौन से प्रश्न में तुमको क्या समस्या हो रहा है। चलो ध्यान दो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम, दो शब्द होता है बच्चों, आरोही, इसका विलोम होता है अवरोही। आरोही शब्द का प्रथम अक्षर देखो, आ लिखा है। आ बोलते हैं तो मुंह बड़ा बन जाता है, बोलते हैं तो मुंह छोटा हो जाता है। तो बड़ा यानी बढ़ते क्रम, ऐसे याद रखोगे। जिसमें बड़ा आ लिखा है तो बढ़ते क्रम, छोटा आ छोटा लिखा है तो घटते क्रम। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का प्रश्न, क्या ज्यादातर बच्चे इसमें यही कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं कि ये आरोही क्रम माने बढ़ते होता है कि घटते होता है। तो शुरू वाला अक्षर से याद रखो, आ लिखा है, बड़ा सा लिखा है आ, मुंह जब आ बोलते हैं तो मुंह खुल जाता है बड़ा, तो बढ़ते क्रम है। बड़ा है, आ है तो बढ़ते क्रम लिखना है। बढ़ते क्रम में शुरू में छोटा होता है, फिर ऐसे बढ़ते क्रम। ये देखो, ये बढ़ते क्रम का निशान है। शुरू में देखो छोटा सा लाइन आया, उसके अंदर खींचे, और ये घटते क्रम का निशान है। शुरू में बड़ा रहता है, बाद में छोटा होता है। अब ये समझ गए हो तो उत्तर जान सकते हो। देखो
77,000, 73,000, 73,210, फिर 73,010, 70। अब ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। 77 बड़ा है, उससे छोटा 73, उससे छोटा 73,010, ये 73, 2010, 77, 70,000 सब। तो ये घटते क्रम में जा रहा है, जबकि आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते क्रम में, ये लास्ट में बड़ा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है, तो घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखा है। इसको देखो 70,000, 73,000, तो 70,100 से बड़ा 73,210, फिर 73,200 से फिर छोटा आ गया। तो एक बार बड़ा से पहले बड़ा हुआ, बड़ा से फिर छोटा आ गया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, इसलिए गलत। 73,010, फिर 73,210, ठीक, बड़ा हुआ 73,210 बड़ा है, फिर 70,000, फिर छोटा आ गया। तो जब बड़ा आया है बीच में छोटा कैसे आएगा, आता तो बड़ा होते जाता, बड़ा आते जा रहा है आगे तो बड़ा होते जाता, तब ठीक था नियम, गलत। 70,000 से बड़ा 70,100 से बड़ा 73,010 है, 73,010 से बड़ा 73,210 है, अब 73,210 से बड़ा 77,071 है। तो इस तरह ये बढ़ते क्रम में देखो जा रहा है। तो यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक, तो बढ़ते क्रम में है ना जी, निश्चित नियम में है। 70,100 से बड़ा 73,010 है, 73,010 से बड़ा 73,210 है, और 73,210 से बड़ा 77,071 है। तो ये बढ़ते क्रम में लिखा है, यही आरोही क्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 3,87,000, क्या लिखा है इधर से कर 72, 38,72,651 में 8 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। अब वो संख्या पद्धति का याद होगा, स्थानीय मान और अंकित मान, तो चुटकी बजाते हल कर सकते हो। ठीक है, चलो देखें। स्थानीय मान मतलब जिस स्थान में ये 8 लिखा है वो उसका स्थानीय मान है। तो ये देखो 1,00,000 के स्थान पे लिखा है 8, तो 1,00,000 यानी 8,00,000 हो गया, तो 8,00,000 लिख लेते हैं भैया। ये 8,00,000 8 का स्थानीय मान, और अंकित मान क्या होता है, तो जो लिखा है वही 8 का अंकित मान 8h होगा। अब तुम घटाओगे इसमें से 8,00,000 में से 8, तो क्या करते हैं, ये 8 को बनाओ 7, शून्य को बीच के शून्य को बना दो 9, लास्ट के शून्य को बना दो 10। देखो कैसे उत्तर आता है। 10 में से 8 गया 2, कितना ठो 9 है, 4 ठो, और ये 7, तो 7 4 ठो 9 और 2 किस में लिखा है, देखो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्लियर, ऐसे तो बनाना था, सिंपल था। स्थानीय मान सिंपल है जी। मान लो इसका यही संख्या लिखा है 38,72,651। अब इसके 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछता है। तो ये 2 लिखा है 1000 वाला स्थान में, तो 2000 हो गया स्थानीय मान। अंकित मान जो लिखा है वही अंकित मान है, तो 2 को 2 ही होता है। अब 2 तो इकाई है, तो इकाई में रख के घटाएंगे। तो कैसे हल करते हैं, देखो 2 को बना दो, 1 कम करोगे तो 1 बनेगा, बीच का शून्य बन जाता है 9, और लास्ट वाला शून्य 10, 10 में 2 गया 8, क्या बना 1998, आ गया उत्तर। चलो ये प्रश्न तुम लोग घूमे होगे थोड़ा सा। क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछे ना तो इस सबको बहुत सारा आयत बनाना पड़ता है। तो देखो यहां से अगर मैं काट दूं ऐसे, तो इसका ये लंबाई भी पता है 3 और चौड़ाई भी पता है 2, तो पहला आयत मिल गया हमको
3 गुणित 2, 3 गुणित 2 माने 6। अब यहां से देखो यहां तक एक आयत बना सकते हो, यहां तक इस तरह ये कितना ठो आयत बनेगा, 1 2 3 4 ठो आयत। अब चारों आयत का क्षेत्रफल जानना है बच्चों। तो इसका देखो यहां तक तो 15 था, यहां तक अलग कलर में करता हूं, यहां तक 15 था, लेकिन यहां तक हमने काट दिया ना इसको 3 को, तो यहां तक 15 था, 3 सेंटीमीटर कट गया तो बचा वो 12 ही हुआ। तो सामने की भुजा भी 12 ही होगा, ये 12 है तो ये भी 12। अब इसका चौड़ाई कितना है कैसे जानेंगे, तो देखो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब यहां तक 5 है, तो इस तरह लंबाई 12, अब ये चौड़ाई हो गया 7। 2 यहां तक है, यहां तक 5 है, तो 5 2 7। तो इस तरह मिला ये 12 गुणित 7। तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। 12 सत्ते 84 लिख लिए। अब बचा ये, अब इसका कैसे जाने, तो इसका चौड़ाई तो पता है 2, तो ये कितना होगा, तो देखो यहां तक 3 है, अब ये देखो ये 7 है, ये बगल 5 2 7, तो ये भी 7 होगा सामने का भुजा, तो ये 3 है तो ये 4 होगा भाई, तब तो 7 हुआ। तो इसका लंबाई 2 चौड़ाई 4, तो तीसरा का मिल गया 4 दूनी 8। अब इसका देखो ये ऊंचाई तो पता है हमको 10 है, अब ये चौड़ाई कितना है कैसे जानेंगे, यहां से देखो यहां तक 15 है, ऊपर का देखो 15, अलग कलर में करता हूं, यहां तक 15 है। अब 15 में से यहां तक देखो 12 घट गया, अब यहां तक 2 घट गया, तो 12 यहां तक 2 और यहां तक 12, तो कितना हो गया 14। कुल मिला के यहां तक 15 होना चाहिए, तो 1 है और क्या है, ये सब यहां से यहां आमने सामने भुजा बराबर होगा ना, यहां तक आयत बन रहा है, तो यहां से इतना 12, यहां से 2, तो 14 हुआ, तो यहां तक 15 होना चाहिए, तो 1 है, तो 10 गुणित 1 हुआ है चौथा, 10 गुणित 1 यानी 10 एकम 10। बस सबका जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 8 18, हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10, 108 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन ए में दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों कितना ठो आयत बन सकता है देखना है, जिसका लंबाई चौड़ाई निकालते बन जाए, तो उसको आयत बनाना रहता है। तो देखो 4 ठो आयत में बदल दिया इसको, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो चारों आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लिए। ठीक, तो ऐसे बनाते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न और भी बताया था मैं, चलो देखो इसको। 30,075 मीटर के बराबर है। तो जान रहे हो हजार को क्या बोलते हैं, किलो। हजार माने होता है किलो, तो 30,000 माने हो गया 30 किलोमीटर। अब बचा क्या, 30,000 के बाद केवल 75, तो 75 मीटर होगा भाई। ऑप्शन बी में देखो दिया है 30,000 75 मीटर के बराबर है 30,000 किलोमीटर, हजार को किलो बना देते हैं, तो 30,000 किलोमीटर बन गया, बचा 75 और मीटर का मीटर रहेगा। बिल्कुल सरल प्रश्न था। चलो अगला प्रश्न देखो। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाएं, ये सही संबंध जोड़ो वाला प्रश्न। तो कोण को अगर पहचानते हो तो देखो, जब ये सीधा रेखा रहता है ऐसे तो रिजु कोण, तो ये सीधा रेखा क्या हो गया जी, ये सरल कोण रिजु कोण। अब ये देखो ये खड़ी रहता है तो समकोण, झुक जाता है इधर फैल गया तो अधिक कोण, तो ये क्या है अधिक कोण। और ये है न्यून कोण, तो बचा है ये प्रतिवर्ती कोण। अब मिलाना है, तो पहला के साथ कौन रहेगा, ये प्रतिवर्ती कोण है डी, तो पहला के साथ डी, इसमें है इसमें है
इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें नहीं है तो ये गलत, ऐसे काटना है। आप देखें दूसरा के साथ अधिक कोण यानी दूसरा के साथ सी जुड़ा रहना चाहिए, तो दूसरा के साथ सी इसमें भी है, इसमें भी है। अब तीसरा देखो, तीसरा के साथ पहला जुड़ेगा ए, तो तीसरा के साथ इसमें बी लिखा है, इसमें ए लिखा है, तो बी गलत है, ये वाला सही है, माने ऑप्शन बी बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, तो पहले ऐसे जोड़ लेना, जोड़ के देखो कैसे बन रहा है। तो ए के साथ पहला के साथ हमने जोड़ा डी को, उसके बाद दूसरा के साथ जोड़ा सी को, तीसरा के साथ जोड़ा ए को और चौथा के साथ जोड़ा बी को। तो ऐसा केवल ऑप्शन बी में है, तो यही आंसर है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है, यदि उसका परिमाप 112 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिमाप इस तरह का ना मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा तुम लोग समझाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। परिमाप बराबर दिया है 112 मीटर, क्षेत्रफल पूछा है यानी लंबाई चौड़ाई जानना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब प्रश्न कह रहा है लंबाई का 1/3 है, क्या चौड़ाई, तो लंबाई को मानोगे x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, देखो x माने हो तो x का 1/3 करना माने x का गुणा 1/3 से करना, तो x/3 होगा ना जी। तो इस तरह x ये 3 आया बराबर 112। अब x का मान जानना है, तो 2 गुणा में है वो जाएगा बच्चों भाग में। और मैं एक चीज और रोज बोल रहा हूं ना, हर बार गणित के प्रश्न में परिमाप दिया रहता है, क्षेत्रफल निकालना रहता है, ऐसा प्रश्न आ रहा है। तो परिमाप को पहले तो आधा कर दो, यानी 2 से भाग कर दो, और आधा करने पर देखो क्या मिलेगा, 50 से 56 ये। अब ये जो बचा वो लंबाई चौड़ाई का योगफल है, तो देखो लंबाई चौड़ाई का योगफल इस तरह दिया हो तो कैसे जोड़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये x धन x/3 का मान मिला है 56 मीटर। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, देखो इसको x को मान लो 1, तो ये x/3 को क्या मानोगे 1/3। अब मैं तुम लोगों को बताया हूं इस तरह जब हो x धन, तो इसको हम मिश्र भिन्न लिख सकते हैं, तो 1 सही 1/3, हल करो 1 तिया 3, 3 1 4/3। तो इस तरह बच्चों अगर 100/3 है तो ऊपर 1 है मान के चलना है, तो 1/3, 1 सही 1/3 का मतलब ये 3 1 4 करो और सीधा /3। शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, जब भी इस तरह एक के साथ एक और संख्या लिखा है, भिन्न लिखा है, तो ऊपर नीचे के संख्या को जोड़ के अंश में लिखते हैं। तो ये 3 है, अब ऊपर संख्या 1 है तो मतलब उसके साथ संख्या 1 है, तो 3 1 4 हुआ और 4/3 मिलेगा श्योर। मान लो एक उदाहरण और देता हूं, मान लो ऐसे लिखा हो x धन 2x/3, अब इसको जोड़ना है, तो नीचे 3 है और ऊपर देखो संख्या 2 है, तो 3 2 5/3 ऐसे आएगा, फिक्स है। ठीक, मान लो यही x धन x/4 रहता, तो ये 4 और 1 के साथ 1 है, तो 4 1 5 5 1 होता ऊपर, अब /4 ये उत्तर। ठीक, तो ऐसे मान लो 2 1/5 है, तो ये 5 2 7 1/5 होगा। तो इस ट्रिक को जानते रहो तुरंत हल हो जाएगा, इसी चीज को याद रखना है। तो ये क्या हुआ 3 1 ये तो हो गया 4 1/3, इधर क्या मिला है हमको 56 मीटर। अब 1 का मान जानना है, तो 4/3 56 की तरफ जाएगा, तो ये 3/4 होके गुणा होता है। 1 के साथ 4/3 गुणा में है, उधर जाएगा तो उल्टा होके गुणा होगा पक्षांतर नियम से। हल करो 4 1 कम 4 बचा 1 बन गया 16, 4 चौक 16, तो 14 तिया क्या आया 42।
यही x का मान है, एक ठो का मान मिल गया। अब दूसरा मान क्या कहता है, लंबाई का 1/3 है, तो लंबाई तो मिल गया तुमको 42। अब 42 का 1/3 करके देखो, 42 का 1/3 माने 42 के साथ 1/3 का गुणा, तो इस तरह क्या मिला जी, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 यानी 14 मिला। तो एक संख्या मिल गया बच्चों 14 और एक संख्या मिल गया 42। अब लंबाई चौड़ाई मिल गया तो गुणा कर देने से क्या मिलता है, क्षेत्रफल। तो चलो कर लो, 42 गुणी 14, 14 दूनी 28 हासिल 2, 14 चौक 56, 56 2 58, क्या मिला 588 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए में देखो दिया है। ठीक, तो ये प्रश्न बार बार बताया जा रहा है, जब भी परिमाप दिया हो, क्षेत्रफल पूछे तो पहले परिमाप को आधा कर दो, यानी 2 से भाग कर दो। अब कितना भिन्न लिखा है, 1/3, 1/3 माने 1/3, तो बस 3 और 1 को जोड़ो, 4 100/3 मिल गया तुमको। यहीं से पता चल गया 100 का मान जानना है, तो ये जो आधा किए हो ना परिमाप का, तो मिला है 56, उसी के साथ ये 3/4 का गुणा करना है। तो 3/4 का गुणा किए 56 के साथ, तो देखो मिला हमको 42। अब ये लंबाई है, अब चौड़ाई कैसे मिलेगा, तो यहाँ तो लिखा है ना लंबाई का 1/3 चौड़ाई, तो 42 का हमने यहाँ 1/3 निकाला, देखो यहाँ पर तो मिला 14। अब 14 चौड़ाई है तो 42 लंबाई मिल गया, 14 चौड़ाई मिल गया, गुणा कर दिए, क्षेत्रफल आ गया। सिंपल है। सेकंड लास्ट प्रश्न लेते हैं आज के ऑनलाइन क्लास का। 28 के गुणनखंड है लिखा है, गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, गुणनखंड। और किसी भी संख्या का बच्चों सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं होता है। सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। इस चीज को पहले नोट करो कॉपी में, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होता है। तो ऑप्शन सी को देखो, इसमें तो 28 लिखा ही नहीं, तो 28 का गुणनखंड तो 28 तो होगा ही ना, तो नहीं लिखा है तो उत्तर तो गलत है। ऑप्शन डी में देखो 28 तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे उत्तर होगा। ऑप्शन ए को देखो, एक संख्या 9 लिखा है, 9 पहाड़ा में कभी 28 आते देखे हो, नहीं आता कभी, तो कैसे उत्तर होगा वो। उसका गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होता है जिससे उस संख्या को भाग करें तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो 28 को 9 से भाग करोगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, इसका मतलब 9 28 का गुणनखंड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा नियमतः, तो यही इसका उत्तर है। 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 7 से, 14 28, यही आंसर है बच्चों। तो मैं उत्तर तक कैसे पहुंचता हूं, कैसे ऑप्शन को गलत करता हूं, इस नियम को ध्यान में रखो। मैं कैसे गलत कर रहा हूं, किन किन नियमों से गलत कर रहा हूं, तो मैंने शुरू में ही बताया तुम लोगों को कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1, सबसे बड़ा 28, तो 28 जिस ऑप्शन में नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकता। और जिस ऑप्शन में 28 को विभाजित करने वाला संख्या ना हो, जैसे 9 से विभाजित नहीं होता, तो वो भी नहीं हो सकता वो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा। चलिए बच्चों, अब आज के प्रश्न का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है जी 59। एक दुकानदार 1 दर्जन पेन 123 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। 1 दर्जन माने ही होता है 12, तो 12 पेन को खरीदता है वो 123 रुपया में। तो पहली बात, एक पेन को कितना में खरीदा ये निकाल लेना चाहिए। तो एक पेन को 12 से भाग करना पड़ेगा, अलग से चलो भाग कर लेते हैं। 123 के लिए 12 से, 12 एक कम
12 उतारेंगे 3 तो शून्य बाहर जाएगा। अब बचेगा 3 तो दशमलव लगा शून्य उतारेंगे 12 दूनी 24 बचेगा 6 दशमलव लग चुका है उतारेंगे शून्य 12 पंचे 60 यानी मिल गया हमको क्या 10.25 रुपया में वो एक ठो को खरीदा था। ठीक, अब यहाँ इसका वैसे जरूरत नहीं था, ये निकालने की जरूरत नहीं था दरअसल, हमको ये पता है यहाँ। चलो ध्यान दो, 12 एक दर्जन पेन 123 रुपये में खरीदा यानी 12 पेन 123 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य दरअसल जानना है। क्या लिखा है 11 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। तो भाई एक पेन को उसने बेचा 11 रुपये में, तो कितना पेन बेचना है 12 खरीदा है तो 12 ही तो बेचेगा। तो और क्या, एक से अधिक का जानना है तो गुणा करते हैं, तो 12 गुणित 11, 11 एकम 11 नहीं 11 दूनी 22 और हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, 132 रुपये में उसने बेचा। अब ये बेचा पता चल गया, खरीदा पता चल गया, तो लाभ हानि तो पूछा है, तो 132 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, 123 रुपये में खरीदा है तो ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा। 123 घटा देते हैं भैया, 12 में से 3 गया 9, क्या आया देखो ये 9 रुपये, मात्र 9 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन ए में दिया है। अब देखो हानि भी लिखा है ना 9 रुपया, थोड़ा सा भी गलती होता तो गड़बड़ा जाता। ठीक है, हानि लाभ को देखना जरूरी है, 9 दोनों में लिखा था। तो इस तरह से बच्चों 12 पेन, यहाँ कठिन क्या है 1 दर्जन लिखा है, कहीं 1 दर्जन को तुम 12 पेन नहीं लिखे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1 दर्जन पेन यानी 12 पेन को 123 में खरीदा, तो लाभ हानि पूछा है तो बेचा कितना में यही जानना था केवल। तो एक पेन को बेचा 11 में तो 12 पेन को बेचेगा 12 गुणित 11 में, तो 132 रुपया मिला, 132 से घटा दिए, आ गया 9 रुपया लाभ। चलिए आज के ऑनलाइन क्लास का यह अंतिम प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न। 6 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, विभिन्न अंक आ गया ना, तो विभिन्न अंक बनेगा तो कैसे करते हैं ये बताया था तुम लोगों को, ये देखो ऐसे लिख लेना, न्यूनतम यानी सबसे छोटी, तो इधर से 6 ठो अंक लो, तो क्या मिला 1 0 2 3 4 5, ये बन गया 6 विभिन्न अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या। अब 4 विभिन्न अंकों से बनने वाली अधिकतम संख्या कह रहा है, तो इधर से 4 अंक लो भाई, छोटी संख्या बनाना है तो इधर से लेते हैं, बड़ी संख्या बनाना है तो इधर से। तो क्या मिला हमको, बड़ी संख्या लिए तो 4 अंकों की, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे 9 8 7 6, ये है बड़ी संख्या, और ऊपर लिखे हैं न्यूनतम यानी छोटी संख्या। क्या करना है, अंतर यानी घटाना है। 15 में से 6 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, अभी भी नहीं कर रहे, 12 में से 10 गया 2, कितना आया 92,469, ऑप्शन ए में दिया है। ये प्रश्न काफी कठिन है, बहुत सारे बच्चे जो विभिन्न अंकों से न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं बनाना जानते उसके लिए। तो जब भी विभिन्न अंकों से संख्या बनाना है तो सबसे पहले ऐसी लिख लेना, नीचे में लिखा हो देखो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 तक केवल 10 अंक होते हैं हमारे भारतीय संख्या पद्धति, उन अंकों को लिख लो। छोटी संख्या बनाना है तो इधर से गिन के लो, एक तरफ से कितने अंक का कह रहा है, बड़ी बनाना है तो इधर से गिन के लो उतना अंक। अब बड़ा संख्या बनाना है तो बड़ा अंक शुरू में रहता है जी, इसलिए 9 8 7 6 लिखा, घटा दिया उत्तर आ गया। तो इस तरह से बच्चों आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर
विराम देते हैं, समाप्त करते हैं।